तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी पू से गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे फॉलो करना बंद करो। पू बोलती है, तुम्हारा मनी अभी भी मेरे पास है, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? अपने एमसी बोलता है, हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो देने वाली हो। पू बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नहीं देने वाली। अपने एमसी बोलता है, मुझे मालूम था तुम मुझे मंजू माउंटेन के पास लाई हो, तो इसके पेमेंट के रूप में तुम इस पैसे को रख सकती हो और तुम मुझे वापस से दिखाई मत देना, नहीं तो भले ही तुम एक बच्ची हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। इतना बोल के अपने एमसी वापस से आग की ओर जाने लग जाता है, जो देखकर पू वापस से एमसी का पीछा करने लग जाती है। साथ ही वो अपने एमसी से बोल रही होती है, क्या तुम मीमा फ्लावर को नहीं ढूंढ रहे? मैं उसे तुम्हें ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। अपना एमसी बोला होता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी अपने एमसी अपने सामने वाले माउंटेन को देखकर अपने मन में बोलता है, कैथरीन ने बताया था मीमा फ्लावर माउंटेन के टॉप पर उगता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्या मैं इसके ऊपर चढ़ भी पाऊंगा? तभी उसके पीछे से पू बोलती है, यहाँ पर एक फ्लावर है। ये सुन के अपने एमसी पू के पास जाता है। पू बताती है, ये मीमा फ्लावर है। अपने एमसी बोलता है, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? पू बोलती है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये फ्लावर नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेती हूँ। पर तभी अपना एमसी उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, किसने कहा ये मुझे नहीं चाहिए? साथ ही वो अपने मन में सोचता है, लेकिन ये इस चित्र से अलग क्यों लग रहा है? इसी के साथ अपना एमसी उस फ्लावर को तोड़ने के लिए अपने हाथ को बनाने लग जाता है, जो देखकर पू एक इविल सी स्माइल करती है और एमसी को पीछे से लात मार के उस फूल के ऊपर धकेल देती है, जिससे अपने एमसी का फेस सीधे जाके उस फूल से लगता है। तभी वो फ्लावर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो देखकर अपने एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फ्लावर अपने एमसी को खाने के लिए जाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कैथरीन के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस और आओ कैथरीन के क्लिनिक के टूटे हुए दीवार को जोड़ रही होती है और वहाँ की साफ सफाई कर रही होती है। तभी वो रोबोट उनसे बोलता है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारा गैप है, प्लीज इन गैप को भर के वापस से रीबिल्ड करो, प्लीज इसे जल्दी से करो, नहीं तो हम कल क्लिनिक को ओपन नहीं कर पाएंगे। उसकी ये सब बातें सुनकर आओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो गुस्से से उस रोबोट से बोलती है, बकवास करना बंद करो, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। इसके अलावा इन सब चीजों को विंक लाने वालों ने डैमेज किया था, तो भला हम इसे साफ क्यों कर रहे हैं? कैथरीन बोलती है, अगर तुम विंक लाइन वालों से फाइट नहीं करती तो मेरे क्लिनिक में इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ होता, तो बताओ क्या तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? ये सुन के वो दोनों खामोश हो जाती है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मुझे पता नहीं अभी सूरा कैसा कर रहा होगा, क्या उसने मीमा फ्लावर को ढूंढ लिया होगा? ये सुन के कैथरीन बोलती है, अब जब तुमने उसके बारे में मेंशन कर ही दिया है तो मुझे अचानक से कुछ चीजें याद आ चुकी हैं, जो कि मैं उसे बताना भूल गई। प्रिंसेस बोलती है, कौन सी चीजें? कैथरीन बताती है, बंजू माउंटेन पर मीमा फ्लावर के अलावा एक और ऐसा फ्लावर है जो कि बिल्कुल उसी की तरह ही सिमिलर है, जिसे सन गैदरिंग फ्लावर कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसमें गलती नहीं करेगा। जिसके बाद हमें एमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसे उस सन गैदरिंग फ्लावर ने खा लिया होता है। अपने एमसी बोल रहा होता है, आखिरकार चल क्या रहा है? क्या रात हो चुकी है? नहीं, मैं मूव नहीं कर पा रहा। और आखिरकार ये चिपचिपा सा चीज क्या है? और एमसी जैसे तैसे करके उसके मुंह से निकलने की कोशिश करने लग जाता है और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसके मुंह से अपने फेस को निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे वो अपने सिचुएशन को देखता है, वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, आखिरकार चल क्या रहा है? उसे इस तरह देखकर वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाती और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी है, तुम तो एक बिग मीट बन की तरह दिख रहे हो। अपने एमसी बोलता है, हंसना बंद करो और मुझे बताओ आखिरकार ये है क्या? वो बोलती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने एक गलती कर दी, ये कोई मीमा फ्लावर नहीं है बल्कि ये एक सन गैदरिंग फ्लावर है। अपने एमसी बोलता है, क्या सन गैदरिंग फ्लावर? चाहे जो भी हो, चलो मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। वो बोलती है, एक बार जब सन गैदरिंग फ्लावर अपने फोर्थ को पकड़ लेता है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता, लेकिन इससे बाहर निकलना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपने एमसी बोलता है, जल्दी बताओ मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? वो बोलती है, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और तभी उस फ्लावर के डेंटिकल अपने एमसी को जकड़ लेते हैं और उसके कुछ डेंटिकल अपने एमसी के निचले पार्ट को टच करने लग जाते हैं, जिससे अपने एमसी बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार ये फ्लावर मेरे साथ कर क्या रहा है? इसी के साथ हमें वापस से कैथरीन के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आओ बोल रही होती है, आखिरकार ये सन गैदरिंग फ्लावर क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। प्रिंसेस भी बोलती है, क्या होगा अगर उसने गलती से उस फ्लावर को ले लिया तो? कैथरीन बताती है, सन गैदरिंग फ्लावर मीमा फ्लावर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अपोजिट है। मीमा फ्लावर में किसी भी जहर को डिटॉक्सिफाई करने की प्रॉपर्टीज होती है और वो डिमोनेस के द्वारा उसके बॉडी में छोड़े गए जहर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसके अलावा उसके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा अंग उगे हुए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जबकि सन गैदरिंग फ्लावर तुम्हारे अंदर के सेक्सुअल डिजायर को जगा देते हैं, वो मेल्स के द्वारा
द्वारा छोड़े गए वीरे को खाते हैं। वो अडल्ट मैन को अपना शिकार बनाते हैं और फोर्सफुली उन्हें प्लेजर देकर उनके वीरे को बाहर निकालते हैं और उन्हें खाकर वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर सूरा के करेंट के फिजिकल कंडीशन को देखा जाए तो अगर उसका इनकाउंटर सन गैदरिंग फ्लावर के साथ होता है तो वो रात होने से पहले ही ड्रेन हो जाएगा। ये सुन के प्रिंसेस और आओ दोनों के दोनों शौक के बोलती है, क्या इतना इंपॉर्टेंट बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैथरीन बोलती है, क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था कि मीमा फ्लावर माउंटेन के टॉप पर उगता है? मीमा फ्लावर सन को फेस करके ऊंचाई पर उगता है, जबकि सन गैदरिंग फ्लावर छाया में रहना पसंद करते हैं और इसलिए वो माउंटेन के नीचे ही उगते हैं। जब तक वो मेरे बताए अकॉर्डिंग सर्च करता है तब तक उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो लेजी बन के माउंटेन पर नहीं चढ़ा तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ये सुन के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती हैं, जिसके बाद हमें वापस एमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने एमसी को पू बता रही होती है, एक बार जब सन गैदरिंग फ्लावर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो तुम्हें जाने देगा। ये सुन के अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, जितना तुम बता रही हो अगर ये उतनी ही देर तक एब्जॉर्ब करता रहा तो मैं तो एक सूखी लाश में बदल जाऊंगा। इसे सन गैदरिंग फ्लावर नहीं कहना चाहिए, इसे तो एक बेशर्म फ्लावर कहना चाहिए। तभी वो फ्लावर अपने काम को वापस से स्टार्ट कर देता है, जो देखकर अपने एमसी बोलता है, ओह नो ये वापस से हो रहा है। वहीं वो फ्लावर अपने डेंटिकल से अपने एमसी के निचले पार्ट को रगड़ के प्लेजर दे रहा होता है। अपने एमसी बोल रहा होता है, ओह नो मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। साथ ही अपने एमसी की ट्रेन पूरी तरह से चल पड़ती है और यहीं पर अपने एमसी का पानी बह जाता है, जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं, जिसे देखकर तो लगता है अपने एमसी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो बोल रहा होता है, मेरा सारा निकल गया। तभी वो उससे बोलती है, छे तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख कर लगता है तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना बोल के वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लग जाती है, पर अपने एमसी उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुमने अपने किस आंख से देखा कि मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैंने तुम्हारी पहले मदद की थी, प्लीज मुझे बचाओ। पू बोलती है, तुम्हें बचाना इतना भी ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेरा सर्वेंट बनने के लिए एग्री करना पड़ेगा। अब से मैं तुम्हें जो भी कुछ कहूंगी तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अपने आप से चिल्लाते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, एक ट्रू मैन मरना पसंद करेगा लेकिन इस तरह का ह्यूमिलेशन कभी भी नहीं सहेगा। मैं एक डिग्निफाइड मैन हूँ, मैं भला एक छोटी सी लड़की का सर्वेंट कैसे बन सकता हूँ? तभी वो फ्लावर अपने काम को वापस से स्टार्ट कर देता है, जो देखकर अपने एमसी रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं प्लीज ये वापस से शुरू मत करो। यह देखकर पू बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम कितनी देर तक इसे सह पाते हो। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाती है। अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, हे प्लीज यहाँ से मत जाओ। जिसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पू और हयानस का फाइट हुआ था। वहाँ पर वो दोनों गार्ड और मैट्रिया आ चुके होते हैं, उनको वो नकाब भी मिल चुका होता है जो कि हयानस ने पहना हुआ था। एक गार्ड बोलता है, यहाँ पर यंग मिस की सैंत आ रही है और साथ ही हयानस का भी। ये सुन के मैट्रिया बोलती है, क्या हयानस, क्या उन्हें यहाँ से भगा नहीं दिया गया था? तो भला वो यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकते हैं? वो गार्ड बोलते हैं, लगता है वो यहाँ पर चुपके से घुस आए जब बीस्ट क्लैन का इंटरनल डिफेंस कमजोर पड़ गया था। तभी वो लड़की बोलती है, कहीं हयानस ने यंग मिस को कैप्चर तो नहीं कर लिया? वो गार्ड बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के सिचुएशन को देखकर लगता है यंग मिस ने उनसे फाइट किया है। तभी मैट्रिया बोलती है, चलो मंजी माउंटेन पर चलें। जिसके बाद हमें अपने एमसी के सपने में दिखाया जाता है जहाँ कियान अपने एमसी से बोल रही होती है, वो बहन ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए प्लीज थोड़ा जेंटल रहना, ओके? अपने एमसी ब्लश करते हुए बोल रहा होता है, कियान अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो क्या ये सब करने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा? कियान बोलती है, तुम सिली कहीं के, मेरे दिल में मैं पहले से ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखकर ब्लश करने लग जाते हैं और इसी के साथ वो अपने काम को शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से माया उसके बाल को पकड़ लेती है और उसे अपने बाजुओं में दबाते हुए उससे बोलती है, तुम स्कम्बग कहीं के, तुम किसी और के लिए अपनी फियांसी को धोखा दे रहे हो। अपने हमसे बुरा होता है, माया पहले मेरी बात सुनो। तभी कियान उससे बोलती है, तुम्हारा फियांसे बहुत पहले ही मर चुका है, वो फिर मेरा लवर है। माया ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो कैसा रहेगा कि हम दोनों इसे शेयर कर लें। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने एमसी के बाजुओं में सोई होती हैं। माया बोल रही होती है, एनीवे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। कियान बोल रही होती है, जब तक तुम्हें ये पसंद है तुम्हें सर्व करने के लिए एक और लड़की रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने एमसी ब्लश करते हुए खुश होकर बोलते हैं, क्या सच में ये तुम्हारे लिए ठीक है? इसी के साथ हम देखते हैं वो उन दोनों के साथ ही सिस्टम स्टार्ट कर देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वाह ये तो सच में एक हेवन की तरह है। तभी मामी अपने एमसी को पीछे जाकर हक कर लेती है। उसे देखकर अपने एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मामी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मामी बोलती है, डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। ये सुन के कियान बोलती है, नो वे, भूपेन सिर्फ हमारा है। माया भी बोलती है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम आ सकती हो। मामी बोलती है, तुम दोनों समझती नहीं हो, आदमी एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है, जब तक तुम अच्छी तरह से हल को चलाती हो
तब तक पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ उसका स्नेक आकर अपने एमसी को बाइट कर लेता है। उसके काटने के बाद अपने एमसी के बॉडी में काफी कुछ होने लग जाता है। वो बोलता है आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। साथ ही इससे अपने एमसी के अंदर पूरी एनर्जी भर जाती है और वो उन तीनों के साथ सिस्टम करके उन्हें सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन इससे अपने एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो बोलता है नहीं, मैं अब और नहीं कर सकता, मेरी पूरी बॉडी थक चुकी है। पर वो तीनों अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाह रही होती हैं। मामी उससे बोलती है तुम एक मर्द हो, एक मर्द कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तुम्हें ये करना ही होगा। अपने एमसी घबराते हुए बोलता है नहीं, लेकिन वो तीनों उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, जिसकी वजह से अपने एमसी चिल्लाते हुए अपने सपने से उठ जाता है और अपने आसपास की जगहों को देखता है और फिर बोलता है ओह, तो ये एक सपना था, लेकिन मेरी बॉडी सच में बहुत ज्यादा थक चुकी है। ये सब उस बेशरम से फ्लावर की वजह से हुआ है। ये कितना बेकार है। मैंने अपने 23 साल के जीवन में आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है और अब मैं पूरी तरह से सूख कर मरने जा रहा हूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और वो वहाँ पर रोने लग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वाली झाड़ी हिलती है, जिसे देखकर अपने आप से चिल्लाते हुए बोलते हैं कौन है वहाँ पर। और तभी उस झाड़ी से पू हंसते हुए निकलती है और बोलती है अब तुम कैसे हो। अपने आप से बोलता है तुम झूठी कहीं की, तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई। ओह, तो मैं समझ गया, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो, है ना। ये कैसा है, तुम मुझे इस तरह से जिंदा देखकर पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुकी होगी, सही कहा ना। वो बोलती है क्या मैं सच में इतनी ज्यादा बुरी हूँ। फिर वो एक पत्थर पर किक मारते हुए बोलती है एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर जाऊँ। इस समय मेरे फादर अभी भी अपने सबॉर्डिनेट के साथ मीटिंग में बैठे होंगे। शायद से मेरे द्वारा छोड़ा गया नोट भी उन्होंने नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि अगर मैं घर पर वापस चली भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पर अकेली रहूंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अपने से बोलता है तो तुम वापस से स्टोरी बना रही हो। इस बार ये किस तरह की स्टोरी है। एक छोटा बच्चा जिसे उसके पेरेंट्स प्यार नहीं करते। वो बोलती है इस बार मैं सच बोल रही हूँ, मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त मर गई थी, जिसके बाद मेरे फादर ने ही मुझे पाला। लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें उनसे रोज डील करना पड़ता था। कभी कभी मैं उन्हें पूरे महीनों तक नहीं देख पाती थी। यहाँ तक कि जब हम एक साथ खाना खाने में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें आधे में ही बुला लिया जाता था। हर बार जब मैं उन दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखती थी तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। मैं सोचती थी आखिरकार मैं ही ऐसी क्यों हूँ जिसे ये प्यार नहीं मिल पाया। मैं उन बच्चों को उनके माता पिता के साथ खेलते हुए देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी कि मेरे फादर भी कभी इस तरह से मेरे को खिलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसलिए मुझे इस तरह के नोवेल पसंद है। जब मैं उन्हें रीड करती हूँ तब मैं खुद को उन प्रोटैगनिस्ट के जगह पर इमेजिन करती हूँ। एक यही ऐसी चीज थी जिससे मैं अकेला रहकर भी खुश रह सकती थी। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे फादर और भी ज्यादा मेरी केयर करें और मेरे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करें। और इसके साथ वो रोते हुए अपने एमसी को हक कर लेती है। पर इसी बीच पू का पैर अपने एमसी के निचले पार्ट पर टच हो जाता है, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे तुम वहाँ पर मुझे टच मत करो। ये सुन के पू एमसी को ढकेलते हुए चिल्ला के बोलती है तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा। तुम डीमन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा विशियस और क्रूअल हार्टेड होते हो। तुम मेरे फीलिंग को कभी भी नहीं समझ सकते। अपने एमसी बोलता है ऐसा किसने कहा। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर पूरा दिन घर पर वापस नहीं आते थे। मैं पूरे साल में केवल अपने जन्मदिन पर ही उनसे मिल पाता था। पू बोलती है क्या सच में। अपने एमसी बोलता है अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मैं एक डॉग हूँ। पू बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा दयनीय हो, लेकिन ये जानने के बाद कि कोई मुझसे ज्यादा दुखी है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये सुन के अपने आप से गुस्सा करते हुए अपने मन में बोलता है तुम कमीनी लड़की कहीं की। तभी पू बोलती है तो क्या तुम्हें अपने फादर पर गुस्सा नहीं आता। अपने आप से बोलता है वेल, और साथ ही वो अपने बचपन की बातों को याद करने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं उस दिन अपने एमसी का बर्थडे होता है। उसकी मदर उससे बोल रही होती है बूफे जन्मदिन के लिए बधाई हो, और वहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। ये मोम और डैड की तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट है, अगर तुम चाहो तो इसे खोलकर देख सकते हो। और एमसी जैसे उस गिफ्ट को ओपन करते हैं उसके अंदर हीरोज की यूनिफॉर्म होती है, जिसे देखकर अपने एमसी खुश होते हुए बोलते हैं वाओ मॉम, ये तो हीरोज कोड की यूनिफॉर्म है। तभी एमसी का एक दोस्त बोलता है मैंने अपने फादर से इस यूनिफॉर्म के लिए बहुत समय तक विनती की, लेकिन उन्होंने इसे मेरे लिए नहीं खरीदा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो बू फैन। उसका दूसरा दोस्त बोलता है क्या मैं इसे पहनने के लिए उधार ले सकता हूँ। और ये सब सुन के अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ वो जाके अपनी मोम को हक कर लेता है और बोलता है मोम आपका थैंक यू। तभी बूफैन की मोम अपने एमसी के दोस्तों से बोलती है आज बूफैन के बर्थडे को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आने के लिए तुम सबका थैंक यू। तुम यहाँ फील फ्री होके थोड़ी देर खेल सकते हो, मैं जल्दी डिनर तैयार कर देती हूँ। इतना बोल के उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एमसी का एक दोस्त अपने एमसी से बोलता है ओ राइट बूफैन, तुमने कहा था कि हम आज कैप्टन ली को देख सकते हैं, क्या ये सच है। अपने एमसी बोलता है ऑफ कोर्स, मेरे फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाने के लिए अवश्य वापस आएंगे।
ये सुन के उसका एक दोस्त एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या वो मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं, वो मेरे आइडल है। तभी उसका दूसरा वाला दोस्त भी बोलता है, क्या मैं उनके साथ फोटो ले सकता हूँ। अपना एमसी बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के उसके सभी दोस्त भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अब शाम हो चुकी होती है। एमसी के दोस्त घड़ी को देखते हुए बोलते हैं, ऑलरेडी 6 बज चुका है, तुम्हारे डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी उनके पीछे से एमसी का तीसरा दोस्त बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, ये बस फेंक रहा है। भला उसके डैड हीरो स्क्वाड के कैप्टन कैसे हो सकते हैं, इसके फोन में जो फोटो है वो जरूर से फेक होगा। अपने एमसी बोलता है, नहीं ये झूठ नहीं है, मेरे फादर ली मुआन है। फिर वो एकदम से शांत हो जाता है और एक क्रीपी सा लुक बनाते हुए बोलता है, ओह मैं समझ गया, तुम बस मेरे से जेलस हो, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। ये सुन के वो लड़का बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, किसने कहा कि मैं जेलस हूँ। अपने एमसी बोलता है, लास्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आया था, लेकिन तुम्हारे फादर को लगा कि डिजास्टर आ चुका है, जिससे वो इतना डर गए कि सीधे बिल्डिंग से बाहर कूद गए। जब उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया तब उनकी पैंट गीली थी। पूरे स्कूल ने ये देखा था। तुम्हारे डैड एक डरपोक हैं और मेरे फादर एक हीरो हैं। ऑफ कोर्स तुम मुझसे जेलस हो। ये सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी से चिल्लाते हुए बोलता है, ये अभी भी तुम्हारे से बेहतर है, हमेशा तुम्हारी मॉम स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करती है। अगर सच में कैप्टन ली मुआनी तुम्हारे डैड हैं तो वो वहाँ पर क्यों नहीं आते। अपने एमसी बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे फादर हर रोज मॉन्स्टरों को मारते हैं और लोगों को सेव करते हैं, वो सच में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। वो लड़का बोलता है, क्या वो सच में बिजी है या फिर वो डर रहे हैं कि उनका झूठ एक्सपोज हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम थोड़ी देर बाद कहोगे कि तुम्हारे फादर किसी काम में व्यस्त हो गए हैं और वो आज नहीं आ सकते। अपने एमसी बोलता है, मेरे फादर मुझसे किया गया प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ते। ये सुन के वो लड़का बोलता है, तो क्या तुम्हारे अंदर मुझसे एक बैट लगाने की हिम्मत है। अगर आज कैप्टन यहाँ पर नहीं आए तो तुम इस यूनिफॉर्म को हार जाओगे और ये यूनिफॉर्म मेरी हो जाएगी। अपना एमसी बोलता है, चलो ठीक है, जब मेरे फादर वापस आ जाएंगे तो तुम्हें एक मॉन्स्टर की तरह मुझसे डुएल करना होगा और साथ ही तुम्हें मुझसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। वो लड़का ही बोलता है, ठीक है, ये डील रही। जिसके बाद हम एमसी के फादर को देखते हैं, जो कि एमसी के घर वाली बिल्डिंग में आ चुका होता है। उसका फादर बोल रहा होता है, मैंने पहली बार एक केक को बनाया है, लेकिन ये थोड़ा वियर्ड फील क्यों हो रहा है। वही हम देखते हैं उसने अपने केक पर अपने फैमिली का डिजाइन किया होता है। ये देखकर वो बोलता है, जब तक ये डिलीशियस है ये कोई मैटर नहीं करता। और फिर वो अपने रूम के गेट के पास आ जाता है और बोलता है, मैंने कुछ समय से उस ब्रेड को नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर वो अपने हाथ में रख के केक को नीचे रख देता है और बोलता है, मुझे पहले छुप जाना चाहिए, मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। फिर वो जैसे दरवाजे को नॉक करने वाला होता है तभी उसका फोन रिंग होने लग जाता है, जो देखकर वो अपने फोन को उठा लेता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या बात है। दूसरी साइड वाला बंदा कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के एमसी के फादर का फेस सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट में हम एमसी की मदर को देखते हैं, जो कि उसके फादर से ही बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है, क्या इमरजेंसी मिशन, क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखती है और बोलती है, हम कुछ नहीं कर सकते, काम जरूरी है, आपको याद रखना है, आपको सावधान रहना है और सेफ रहना है। तुम्हारा बेटा और मैं घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि हीरोज की यूनिफॉर्म पहन के हीरोज की तरह एक्ट कर रहा होता है, जो कि हीरोज की तरह एक्ट करते हुए बोल रहा होता है, जस्टिस जरूर से इविल थिंग को खत्म करेगी, विक्ट्री हमेशा ह्यूमैनिटी को ही बिलोंग करेगी। उसके दोस्त भी उसे शेयर करते हुए बोल देते हैं, जाओ हीरो स्क्वाड जाओ। ये सब देखकर उस कैप वाले लड़के को बोरियर सा फील हो रहा होता है। तभी उसकी मदर उससे बोलती है, साव फैन। ये सुन के अपने एमसी उसकी मदर की तरफ देखने लग जाता है। उसकी मदर बोलती है, तुम्हारे डैड को कुछ जरूरी काम आ चुका है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। ये सुन के अपने एमसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी मदर उससे शांत कराते हुए बोलती है, तुम्हारे डैड ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो भी इसमें क्या कर सकते, उन्हें एकदम से इमरजेंसी में जाना पड़ा, उन्हें एक मिशन को एक्सिक्यूट करने के लिए इमरजेंसी में बुला लिया गया। देखो यहाँ तक कि उन्होंने खुद से तुम्हारे लिए केक भी बनाया है। तुम्हारे डैड ने कहा वो अपने मिशन को जल्दी फिनिश करके वापस आके तुम्हारे साथ केक काटेंगे। अपने एमसी गुस्से से केक पर हाथ मार के दूर फेंक देता है और बोलता है, नहीं, मैं पूरे साल में उन्हें केवल अपने बर्थडे पर ही देख पाता हूँ, लेकिन आज भी उन्हें अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ना पड़ रहा है। अगर वो इसे पूरा नहीं कर सकते तो प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए था। मेरे फ्रेंड मुझे अब झूठा कहेंगे और मुझसे हेट करेंगे। और इतना बोल के वो रोते रोते अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर उसकी मदर को भी एमसी के लिए बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि अपने बेड पे लेट के रोते हुए बोल रहा होता है, आप बहुत बड़े झूठे हो, आपने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहता। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लग जाती है,
जो सुन के अपने आप से टीवी में देखता है, जहाँ पर रिपोर्टर बता रहा होता है आज शाम को इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था, लेकिन हीरो स्क्वाड ने सही समय पर अपना एक्शन लिया और उन्होंने ज्यादातर लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया है। हालांकि कुछ मॉन्स्टर को अभी भी समाप्त किया जाना बाकी है, इसलिए आसपास के निवासियों को बाहर ना जाने की सलाह दी जाती है। हमारा स्टेशन हर सिचुएशन को रिपोर्ट करना जारी रखेगा। ये सुन के अपने एमसी बोलता है क्या मॉन्स्टर अटैक इमरजेंसी मिशन। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो मेरे डैड है। जिसके बाद हम एमसी के उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। वहीं उस कैप वाले लड़के ने अपने एमसी के उस यूनिफॉर्म को ले लिया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है क्या मैंने तुमको नहीं बोला था, बुफेन एक बहुत बड़ा झूठ है, उसकी डैड कोई कैप्टन नहीं है। ये सुन के वो दोनों बोलते हैं हमें तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा फेंकू चंद है, हम सब उसके द्वारा बेवकूफ बन चुके थे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं उसे पहले अपना एक अच्छा फ्रेंड समझता था, ये कितना ज्यादा हेटफुल है। वो कैप वाला लड़का बोलता है कल हमें ये न्यूज सभी क्लासमेट को बता देंगे, फिर देखते हैं इसके बाद कौन उसके साथ खेलता है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जल्दी करो, इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। ये सुन के वो तीनों उसी तरफ देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं ये बात एक पुलिसमैन एक औरत को बोल रहा होता है। ये देखकर वो तीनों बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो तीनों उस पुलिसमैन से पूछते हैं अंकल इस एरिया को घेराबंदी क्यों किया गया है। दूसरा वाला बोलता है हम घर जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं। वो पुलिसमैन बोलता है आगे एक भयानक हमला हुआ है, हीरो स्क्वाड उन सबको क्लियर कर रहे हैं, तुमको रास्ता बदल लेना चाहिए। ये सुन के वो तीनों एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं क्या हीरो स्क्वाड, तो क्या हम वहाँ पर कैप्टन ली मैन को भी देख सकते हैं। दूसरे वाला भी बोलता है हो सकता है हम वहाँ पर कैप्टन ली मैन को मॉन्स्टरों के साथ फाइट करते हुए देख पाए। और फिर वो दोनों उस पुलिस वाले को पकड़ के उससे बोलते हैं अंकल प्लीज हमें आगे जाने दीजिए, हम बस कैप्टन ली मैन का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, हम वहाँ पर कोई भी ट्रबल नहीं करेंगे। वो पुलिस वाला बोलता है नहीं तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। पर इधर कैप वाले लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जब वो देखता है कि पुलिस वाले के ध्यान उसके ऊपर नहीं है, वो तेज से उस पुलिस वाले को पास करके आगे निकल जाता है। ये देखकर वो पुलिस वाला उससे चिल्लाते हुए बोलता है हे बच्चे तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से वापस लौट आओ। वो बोलता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हीरो स्क्वाड को ज्वाइन करूंगा, मैं ऐसे मॉन्स्टरों से बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही होती है। ये देखकर उसके दोनों दोस्त भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो पुलिस वाला उन बच्चों के आगे आके बोलता है तुम दोनों दूर रहना, ये एक मॉन्स्टर है। साथ ही वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हुए बोलता है जोन बी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसने एक बच्चे को पकड़ लिया है, रिक्वेस्ट बैकअप रिक्वेस्ट बैकअप। वहीं उसके दोनों दोस्त रोते हुए बोलते हैं सियाओ हो को उसने कैप्चर कर लिया है, पुलिस अंकल प्लीज उसे जल्दी से बचाइए। इसी के साथ वो पुलिस वाला अपने गन से उसके ऊपर शूट करने लग जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और साथ ही वो तेज से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लग जाता है। वहीं उसके हाथ में मौजूद वो लड़का रोते हुए बोल रहा है मॉम प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से। वहीं दूसरी ओर वो पुलिस वाला अभी भी अपने गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर रहा होता है, लेकिन अब उसका बुलेट उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाता। जो देखकर वो पुलिस वाला बोलता है डैम इट, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चला गया है, मेरी बुलेट उसके पास नहीं पहुंच पा रही। साथ ही वो अपने ओकी टोकी पर चिल्लाते हुए बोलता है एयर सपोर्ट को भेजो। तभी उसके पास से एक बंदा बहुत ज्यादा स्पीड में गुजरता है और ये और कोई नहीं बल्कि एमसी का फादर कैप्टन ली मियान होता है। उसे देखकर एमसी के वो दोनों दोस्त खुश होते हुए बोलते हैं ये यूनिफॉर्म तो हीरो स्क्वाड की है। दूसरी ओर हम कैप्टन ली मियान को देखते हैं जो कि अपने हाथ से स्पाइडरमैन की तरफ मकड़ी के जाले को छोड़ता है, जो कि उस बिल्डिंग पे चिपक जाती है और वो उसके जरिए सीधे मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और साथ ही अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर वो बच्चा बोलता है वाह ये तो कैप्टन लीमियन है, मैं अब बच जाऊंगा। इसी के साथ लीमियन मॉन्स्टर पे ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी लीमियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने बड़े से मुंह को खोल के लीमियन को खाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लीमियन तेज से वहां से हटके उसे डोज कर लेता है और फिर लीमियन वापस उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे टुकड़े टुकड़े में काट देता है। इसके कारण वो लड़का भी उस मॉन्स्टर के हाथ से छूटकर नीचे गिरने लग जाता है, जो देखकर लीमियन तेज से जाकर उस बच्चे को कैच कर लेता है और सेफली नीचे लैंड कर लेता है। तो गाइस यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।